दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों कहानी को पूरा समझने के लिए आप जो पिछला वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। और जो कहानी है उस कहानी का टाइटल है द वाइज मिनिस्टर। तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो मैंने आपको कहानी का नाम बताया वाइज मिनिस्टर। तो कल के वीडियो में मैं उस कहानी को पूरा नहीं कर पाया था, तो दोस्तों आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है वो कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में जो कहानी है वो पूरी ही कवर हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको आज की स्टोरी में कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। When the guards of the royal court did not allow the minister to enter the royal court, he returned home and began to think about the reason behind all this। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। व्हेन जब, द गार्ड्स मतलब कि सुरक्षा कर्मियों ने, ऑफ द रॉयल कोर्ट मतलब जब शाही दरबार के सुरक्षा कर्मियों ने, डिड नॉट अलाउ द मिनिस्टर मतलब कि मंत्री को अनुमति नहीं दी, टू एंटर द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में प्रवेश करने की, ही रिटर्नड होम, रिटर्न मतलब लौट जाना, ही रिटर्न होम वह वापस घर से लौट गया। एंड बिगेन टू थिंक, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन, एंड बिगेन टू थिंक और वह सोचने लगा, अबाउट द रीज़न कारण के बारे में, बिहाइंड ऑल दिस इस सब के पीछे का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब शाही दरबार के सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को शाही दरबार में घुसने की अनुमति नहीं दी, वह अपने घर लौट गया और उसने सोचना शुरू कर दिया अबाउट द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस मतलब इस सब के पीछे जो कारण था उसके बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। सून ही अंडरस्टूड द रीज़न। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अंडरस्टैंड मतलब समझना और सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। सून मतलब जल्दी ही अंडरस्टूड वह समझ गया, द रीज़न मतलब जल्दी ही वह कारण के बारे में समझ गया। इट इज़ गोपी मतलब ये गोपी है, वो गोपी है। द स्वीपर झाड़ू वाला, ऑफ द पैलेस महल का झाड़ू वाला, whom आई हैड इंसल्टेड जिसका मैंने अपमान किया था। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट वाक्य है। इंसल्ट मतलब अपमान करना और थर्ड फॉर्म है इंसल्टेड। और दोस्तों जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जल्दी ही वह समझ गया, कारण जो था उसको पता चल गया, उसके बारे में वो समझ गया। इट इज़ गोपी वो गोपी है। द स्वीपर ऑफ द पैलेस मतलब कि जो महल का स्वीपर है, झाड़ू वाला है। whom आई हैड इंसल्टेड जिसका मैंने अपमान किया था। ही इज़ बिहाइंड ऑल दिस वह इस सब के पीछे है। रिच और पुअर मतलब कि अमीर या गरीब, बिग और स्मॉल बड़ा या छोटा, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। प्रेजेंट पजेसिव का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में किसी के पास कुछ है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और यदि इस तरह के वाक्य प्रेजेंट में बनते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही इज़ बिहाइंड ऑल दिस मतलब वह इन सब के पीछे है। रिच और पुअर अमीर या गरीब, बिग और स्मॉल बड़ा या छोटा, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि हर इंसान का एक आत्मसम्मान होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान। वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। और देखिए शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई सलाह देते हैं तो वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है।
और सेंसिटिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में संवेदनशील होना। और दोस्तों शायद आप में से कुछ लोगों को इस तरह के शब्द समझने में प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं इसको समझा देता हूँ। संवेदनशील का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की बातों को या फिर दूसरे की फीलिंग्स की कदर करता हो, उसे सेंसिटिव व्यक्ति कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वी शुड बी सेंसिटिव, मतलब हमें संवेदनशील होना चाहिए टूवर्ड्स द सेल्फ इस्टीम एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हमें दूसरों के सम्मान और उनकी सेल्फ इस्टीम मतलब उनके आत्मसम्मान के प्रति हमें जो है संवेदनशील होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। और दोस्तों ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एक मॉरल शिक्षा देने वाली लाइन है, क्योंकि जब हम खुद का एक आत्मसम्मान करते हैं तो दोस्तों दूसरों का भी आत्मसम्मान होता है। और कहीं ना कहीं हमें हमेशा ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। When a person is insulted, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। When a person is insulted मतलब जब एक व्यक्ति का अपमान किया जाता है। He tries to take revenge, take revenge मतलब बदला लेना। When a person is insulted जब एक व्यक्ति का अपमान किया जाता है। He tries to take revenge, वह बदला लेने की कोशिश करता है। आगे देखिए। गोपी हैज़ ऑल्सो डन द सेम थिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? गोपी हैज़ ऑल्सो डन द सेम थिंग, गोपी ने भी वही चीज़ की है। थॉट द मिनिस्टर, मंत्री ने सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट द मिनिस्टर। मतलब क्या हुआ कि मंत्री ने भी ये बात सोची कि जो गोपी है उसने भी यही चीज़ की है। ही देन सेंट फॉर गोपी, फिर उसने गोपी को बुलवाया। When गोपी केम टू हिज हाउस, जब गोपी उसके घर आया, और कम मतलब आना सेकंड फॉर्म केम, जब गोपी उसके घर आया। द मिनिस्टर ऑफर्ड हिम आ कुशन्ड चेयर टू सिट ऑन, मंत्री ने, ऑफर का मतलब देना, मंत्री ने उसे एक कुशन्ड चेयर दी। कुशन्ड का मतलब होता है एक आराम वाली या कह सकते हैं तकिए वाली कुर्सी, उसे कुशन्ड चेयर कहा जाता है। तो मंत्री ने उसको एक तकिए वाली जो चेयर थी, कुर्सी थी, वो उसको दी बैठने के लिए, उस पर बैठने के लिए। ही सर्व्ड हिम टेस्टी फूड एंड सेड, उसने उसे स्वादिष्ट भोजन पर परोसा भोजन दिया और कहा, गोपी ऑन माई डॉटर्स वेडिंग डे, मतलब कि गोपी मेरी बेटी के विवाह के दिन, आई वॉज सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। दैट की आई लॉस्ट माई टेम्पर, मतलब मैं इतना थका हुआ था कि मैंने अपना आपा गंवा दिया। ऑन सीइंग यू, आपको देखकर, सिटिंग ऑन द सीट, उस सीट पर बैठे हुए देखकर, रिजर्व फॉर द किंग, जो राजा के लिए आरक्षित थी। आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट विद यू। दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं तब शुड का यूज़ किया जाता है और वर्तमान में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब हम शुड का प्रयोग पास्ट में करेंगे तो वहाँ पर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सेंटेंस बता देता हूँ मैं आपको, जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो इस वाक्य में आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं और जो वो सलाह है वो पास्ट में है, आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो वहाँ पर हमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। इसका आंसर क्या होगा? यू शुड हैव गॉन देयर। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई शुड नॉट, और ये पास्ट में इसका नेगेटिव का वाक्य है जहाँ पर शुड का प्रयोग पास्ट में किया गया है नेगेटिव वाक्य को बनाने के लिए, जिसमें शुड के साथ नॉट लगाया जाएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिहेव मतलब व्यवहार करना। तो क्या अर्थ हुआ? आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट विद यू, मतलब मुझे आपके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहूँगा। मैं आपको दो वाक्य दूंगा, दोनों ही वाक्य शुड के हैं पास्ट में, तो आप उन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें उन वाक्यों को और कमेंट में बताएं। पहले वाक्य को आप नोट कर लीजिए, आपको दौड़ना चाहिए था। आई रिपीट द सेंटेंस, आपको दौड़ना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस को भी आप नोट कर लीजिए,
आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आई रिपीट द सेंटेंस, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो दोस्तों दोनों ही जो वाक्य हैं वो शुड का आपको वहाँ प्रयोग करना है और दोनों ही पास्ट के हैं, एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है। तो आप इन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज़ फॉर द सेम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ फिलहाल आई है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ देखिए कि दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। इस तरह के वाक्य आपको कम ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जब आप दो वर्ब के वाक्य बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप पहली वर्ब लगाएंगे उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना होगा, और टू का प्रयोग हमेशा ही कंजक्शन के रूप में किया जाता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अच्छा, वॉन्ट मतलब चाहना और दूसरी वर्ब है अपोलोजाइज। आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो क्या अर्थ हुआ? आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर द सेम, मतलब मैं उसी बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हेयर आर सम गिफ्ट्स, यहाँ थोड़े गिफ्ट हैं फॉर यू, आपके लिए, एंड योर फैमिली, और आपके परिवार के लिए। आगे देखिए। गोपी लुक्ड एट द गिफ्ट्स, गोपी ने उपहारों को देखा। देयर वर सिल्क क्लॉथ्स फॉर हिम, वहाँ उसके लिए सिल्क के कपड़े थे। देयर वर सिल्क क्लॉथ्स फॉर हिम, क्या अर्थ हुआ कि उसके लिए सिल्क के कपड़े थे, रेशम के कपड़े थे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए। अलॉन्ग विथ स्वीट्स, साथ में मिठाइयाँ, एंड फ्रूट्स, और फल। 10 गोल्ड कॉइन्स वर ऑल्सो देयर इन द गिफ्ट, और उस उपहार में 10 सोने के सिक्के भी थे। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। आगे देखिए। गोपीज हार्ट मेल्टेड एंड ही सेड टू द मिनिस्टर, सर यू नीड नॉट अपोलोजाइज। दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसे जरूर नोट कर लीजिए मीनिंग को। मेल्ट का मतलब पिघलना, सेकंड फॉर्म मेल्टेड, और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और देखिए यहाँ गोपी के बाद एपिस्ट्रोफी एस है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? गोपीज हार्ट मेल्टेड, मतलब गोपी का दिल पिघल गया। एंड ही सैड, और उसने कहा, टू द मिनिस्टर, और उसने मंत्री से कहा, सर श्रीमान, यू नीड नॉट अपोलोजाइज, श्रीमान आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आई शुड हैव सीन बिफोर सिटिंग। और दोस्तों जैसा मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, जब हम कोई सलाह को दर्शाते हैं और सलाह का इस्तेमाल पास्ट में किया जाएगा तो उसमें शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो देखिए यही रूल यहाँ पर लगाया गया है। शुड हैव के साथ आप देखिए थर्ड फॉर्म, SEEC मतलब होता है देखना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जब भी आप शुड का इस्तेमाल पास्ट में करेंगे तो वहाँ पर शुड हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो उसने आगे क्या कहा? आई शुड हैव सीन, मुझे देखना चाहिए था, बिफोर सिटिंग, बैठने से पहले। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कुड फाइंड आउट दैट द सीट वॉज रिजर्व फॉर द किंग। और उसने आगे क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति इस बात का पता लगा सकता है कि वो जो सीट थी वॉज रिजर्व फॉर द किंग, वो राजा के लिए आरक्षित थी। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वैन द किंग वॉज स्लीपिंग, जब राजा सो रहा था, इन हिज चैम्बर, अपने कक्ष में, गोपी वैन टू हिज रूम, गोपी उसके कमरे में गया। और ये भी पास्ट का ही वाक्य जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गोपी उसके कमरे में गया। एंड बिगेन टू ब्रूम, और झाड़ू लगाने लगा। द चैम्बर्स फ्लोर, मतलब कि उस रूम के, उस कक्ष के फ्लोर पर, फर्श पर वो झाड़ू लगाने लगा। वाइल ब्रूमिंग, झाड़ू लगाने के दौरान, ही मटर्ड, वो बुदबुदाया, बड़बड़ाया। और जैसा मैंने आपको कल इसकी मीनिंग बताई थी, मटर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, कुछ बुदबुदाना, बड़बड़ाना। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल ब्रूमिंग, झाड़ू लगाने के दौरान, ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। हाउ कैन आर किंग हैव अ लव अफेयर विद हिज चैम्बर्स मेड। और दोस्तों मेड का मतलब होता है नौकरानी। तो उसने क्या कहा? हाउ कैन आर किंग हैव अ लव अफेयर, मतलब हमारे जो राजा हैं उनका एक अफेयर, मतलब एक
प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है? विद हिज चैम्बर्स मेड मतलब अपने कक्ष की नौकरानी के साथ उनका प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है? हियरिंग दीज वर्ड्स इन शब्दों को सुनकर द किंग जो राजा थे, हु वॉज हाफ अस्लीप जो आधे सोए हुए थे, गॉट अप वो उठ गए, शाउटिंग चिल्लाते हुए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इन शब्दों को सुनकर जो राजा था वो जो आधा सोया हुआ था, गॉट अप शाउटिंग वो उठ गया, चिल्लाता हुआ उठ गया। व्हाट नॉनसेंस आर यू मटरिंग मतलब तुम क्या बकवास बड़बड़ा रहे हो, मतलब तुम क्या बकवास बड़बड़ा रहे हो। गोपी प्रिटेंडेड टू बी स्केयर्ड एंड सैड। और दोस्तों कल मैंने आपको इसकी मीनिंग ऑलरेडी बता दी, दोबारा बता देता हूँ। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना, और सेकंड फॉर्म है प्रीटेंडेड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गोपी प्रिटेंडेड टू बी स्केयर्ड एंड सैड मतलब गोपी ने भयभीत होने का मतलब कि डरने का नाटक किया और कहा, योर हाइनेस महाराज प्लीज़ डू नॉट पे अटेंशन मतलब कृपया करके ध्यान मत दीजिए, टू माई वर्ड्स मतलब तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उसने क्या कहा कि महाराज प्लीज़ डू नॉट पे अटेंशन टू माई वर्ड्स कृपया मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। सीन्स क्योंकि आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट क्योंकि पिछली रात में नहीं सो सका। आई वॉज मटरिंग इन अ डेज मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। द किंग थॉट राजा ने सोचा, दिस फुलिश फेलो स्पीक्स एब्सर्ड थिंग्स इन अ डेज। और दोस्तों एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, बिना सिर पैर की चीज़ों को एब्सर्ड कहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, और ये एडजेक्टिव है। तो जो राजा थे उन्होंने क्या सोचा कि दिस फुलिश फेलो स्पीक्स एब्सर्ड थिंग्स इन अ डेज मतलब ये मूर्ख आदमी नींद में फालतू की चीज़ें बिना सिर पैर की चीज़ों को बड़बड़ाता है, बोलता है। दैट डे ऑल्सो उस दिन भी ही मस्ट हैव स्पोकन बेसलेस थिंग्स मतलब उस दिन भी इसने जो बेसलेस थिंग्स हैं मतलब जो बेसलेस का मतलब होता है तथ्यहीन, आधारहीन। तो उन्होंने क्या सोचा कि उस दिन भी इसने कुछ जो बेसलेस चीज़ें हैं मतलब जो आधारहीन चीज़ें हैं वो उसने बोली होंगी। आई एम ए फूल टू बिलीव हिम मतलब मैं मूर्ख हूँ जो मैंने इस पर विश्वास किया। आगे देखिए, द किंग बिगेन टू रिग्रेट हिज बिहेवियर। और रिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर पछतावा होना, किसी का खेद होना। जो राजा थे उन्हें खेद होने लगा, रिग्रेट हिज बिहेवियर अपने व्यवहार पर, टूवर्ड्स द मिनिस्टर मतलब जो उनका मंत्री के प्रति उनका व्यवहार था उसके लिए उनको खेद होने लगा। ही सेंड फॉर द मिनिस्टर उन्होंने मंत्री को बुलवाया, एंड आस्क्ड हिम और उसको कहा, टू अटेंड शामिल होने के लिए, द रॉयल कोर्ट इमीडिएटली और उन्होंने उसे तुरंत शाही दरबार में शामिल होने का, उपस्थित होने का उसको कहा। दैट डे ऑनवर्ड्स उस दिन से द मिनिस्टर बिकेम द किंग्स फेवरेट वंस अगेन उस दिन से जो मंत्री था वो फिर दोबारा से, वंस अगेन मतलब फिर दोबारा से राजा का पसंदीदा बन गया। द मिनिस्टर नेवर आस्क्ड द किंग व्हाट रिस्टोर्टेड हिज trust and goodwill on the minister again since he knew that it was the result of the gifts he had given to गोपी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो मंत्री था उसने कभी भी राजा से इस बारे में नहीं पूछा कि उनका जो विश्वास था वो दोबारा से कैसे हुआ, या जो गुडविल थी उस मंत्री पर दोबारा से कैसे हुआ, क्योंकि ही न्यू वह जानता था द रिज़ल्ट ऑफ द मतलब कि ये जो चीज़ थी वो उस उपहारों का परिणाम था जो उसने गोपी को दिया था। तो दोस्तों इस बात का समझ में आपको आई गई होगा, इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो मंत्री था उसने राजा से भी इस बात के बारे में दोबारा नहीं पूछा कि उनका दोबारा से कैसे विश्वास हुआ उस मंत्री पर, क्योंकि जो मंत्री था वो जानता था कि इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि उसने गोपी को उपहार दिए थे, और यही कारण था कि दोबारा से जो राजा साहब थे वो उसको पसंद करने लगे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कहानी 2 पार्ट्स में थी, और दोस्तों यहाँ मैंने अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाने की, साथ में स्ट्रक्चर्स को बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।